हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलशन कुमार साहू है। मैं सीजीपीएससी 2021 बैच का अकाउंट ऑफिसर हूं। मैं आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। हिंदी हमारे सिलेबस का प्रीलिम्स हो, मेंस हो, चाहे सीजीपीएफएम का कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अपनी हिंदी बहुत ही अच्छी करनी है तो आपको ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे हिंदी व्याकरण की किताबें हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं हैं। कुछ किसी ज़माने में अच्छे थे और आज के बदलते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माहौल में वो डिमांड को पूरी तरीके से कैटर नहीं करते हैं। तो ऐसे में एक ऐसे किताब से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें आपका व्याकरण काफ़ी मजबूत हो जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसे किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी है। ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपितु इस किताब को हर किसी को एज हिंदी हमारी मातृभाषा होने के कारण भी इस किताब को पढ़नी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने हिंदी के प्रकांड विद्वान श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नाम तो जरूर सुना होगा। उनकी ये कविता है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुसूल। इसका भावार्थ है, निज यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नति को मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। हम आज टोटल 3 किताब के बारे में बात करेंगे। पहला है हिंदी व्याकरण माला, जिसके लेखक हैं के.आर. माहिया। दूसरी किताब है हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला और तीसरी किताब है घटना चक्र सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन। तो सबसे पहले हम पहली किताब की ओर रुख करते हैं, हिंदी व्याकरण माला। सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण माला की ओर देखते हैं। ये उसकी अनुक्रमणिका है। सबसे पहले देखते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द विवेक। इसमें वर्तनी और मात्रात्मक अशुद्धियों को विस्तृत तरीके से बताया है। भाषा एवं व्याकरण की अवधारणा, वर्ण व्यवस्था, अनुस्वार एवं अनुनासिक की अवधारणा, मात्रा एवं वर्तनी की अवधारणा, स्वरों का विभाजन एवं ध्वनिगत विशेषताएं, व्यंजनों का विभाजन एवं ध्वनिगत विशेषताएं, वर्णों के उच्चारण स्थल, शब्दकोश एवं शब्द ज्ञान। इन सारे पहलुओं को काफी विस्तार से, सरलता एवं सहजता से बताया गया है। शब्द व्युत्पत्ति या संरचनात्मक पक्ष। कोई भी शब्द 4 तरीके से बनता है, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास। इन 4 तरीकों से शब्दों का निर्माण होता है। पहला इसमें प्रत्यय प्रकरण के बारे में बताया है, जिसमें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के ऊपर 2021 में प्रश्न भी आया था। संधि प्रकरण आप चाहे तो वीडियो में पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल से। उपसर्ग प्रकरण, समास प्रकरण, तत्पुरुष समास के उपभेद। आप देख पा रहे हैं कि इतना विस्तृत व्याकरण और शब्द निर्माण के श्रृंखला काफी विस्तृत है। इसको पढ़ने के बाद आपका हर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द निर्माण का पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप उन शब्दों के साथ खेलना सीख जाएंगे। यह सर्वनाम, सर्वनाम विचार, विशेषण, आप देख पा रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को। क्रिया विचार काफी विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन किया है। हिंदी में विकारक पदों की अवधारणा, लिंग, वचन, कारक, काल। हिंदी में अवयवों की अवधारणा, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक, इसे भी काफी विस्तार से समझाया। वहीं शब्द संपदा और शब्द विचार में देखते हैं हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का परिचय, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। काफी सारे व्याकरण की किताबें जो मैंने देखी हैं, जैसे कि लुसेंट की किताबें हैं, उसमें विलोम शब्द को एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ उसको विलोम करके 2-3 पेज में निपटा करके उन्होंने अपने कर्तव्यों की इसी से समझ ली है। आपको इस किताब के माध्यम से आपको विलोम शब्द बनते कैसे हैं, पर्यायवाची शब्द बनते कैसे हैं, उनके पीछे का विज्ञान जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसका जो पहला एडिशन हुआ था हिंदी व्याकरण कोश, उस किताब में मुहावरे, कहावतें और लोकोक्तियों को समावेश नहीं किया था, जबकि इस किताब में इन चीजों को, कहावतें, लोकोक्ति और मुहावरों को समावेशन किया गया है और प्रशासनिक शब्दावली के बारे में भी बताया है। वर्तनी संबंधी सामान्य नियम, अशुद्ध उच्चारण के कारण होने वाली अशुद्धियां, देख ई तथा ई से संबंधित अशुद्धियां, हलंत युक्त अशुद्धियां। ये किताब है हिंदी व्याकरण माला। इसके लेखक हैं के.आर. माहिया और डॉक्टर विमलेश शर्मा जी। इस किताब के बेस पर ये हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला तैयार किया गया है।
इसके भी लेखक KR माहिया जी हैं। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें तो ये प्रीवियस किताब के आधार पर ही बना हुआ है, तो सेम ऑर्डर में ये भी अरेंज है। शब्द शुद्धि, भाषा, वर्ण विचार, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इसके ऊपर जो जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसको समावेशन किया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तीसरी किताब है घटना चक्र की सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन। घटना चक्र के बारे में विशेष रूप से बताने का जरूरत नहीं है, इसकी अनुक्रमणिका को आप देख सकते हैं। इसका पहला चैप्टर है हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां, उत्पत्ति एवं विकास। इन 3 किताबों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको न केवल एग्जाम में बल्कि दैनिक जीवन में भी आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। मैं अपनी मेंस की हिंदी की RTI कॉपी इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा आगे, जिसमें बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं और क्या क्या चीज ठीक किया था। मुझे 2018 में 120 नंबर मिले थे, 2019 में 133, 2020 में 123 और 2021 में 110, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं किस किस आंसर में कितने कितने नंबर मिले हैं। पहला प्रश्न है, देशज और अनुकरण वाचक शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के एक एक उदाहरण लिखे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें मुझे 1 नंबर मिला है, क्योंकि देशज का डेफिनेशन ठीक था। इसमें अनुकरण वाचक शब्द का जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो गलत है। अनुकरण वाचक शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उसको अनुकरण वाचक शब्द बोलते हैं। जैसे खटखटाहन, खटखटाना, धड़ाम, चटचटाना, इस तरीके के जो शब्द हैं वो अनुकरण वाचक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण संयोजन एवं वर्ण अंतर में स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न था, मुझे 1.5 डेढ़ नंबर मिला है। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक धातु तथा नाम धातु से क्या आशय है। 2 उदाहरण लिखिए। मैंने प्रेरणार्थक और नाम धातु का डेफिनेशन लिखा है। और 3 नंबर का प्रश्न था, इसमें 2.5 नंबर मिला है। अगला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं, संबंध सूचक अवयव के 2 उदाहरण लिखिए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न था जिसमें 2.5 मार्क्स मिले हैं। अवयव ऐसे अविकारी शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। समासिक अधिकरण शब्द किसे कहते हैं, 2 उदाहरण भी लिखे। अधिकरण तत्पुरुष समास से बने शब्द समासिक अधिकरण शब्द कहलाते हैं। ये 2 मार्क्स का प्रश्न था जिसमें 1.5 नंबर मिला है। अधिकरण तत्पुरुष समास में ये में और पक पर जो रहता है उसका लोप हो जाता है, इसलिए इसे समासिक अधिकरण शब्द बोलते हैं। जैसे युद्ध में रथ में में का लोप हो करके युद्ध रथ शब्द बना, योग में लीन का में लोप हो करके योग लीन बना। तो इस तरीके के शब्द समासिक अधिकरण शब्द कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा देते हुए इसके 2 उदाहरण लिखे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 नंबर मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1.5 नंबर मिला है। उपालम शब्द का पर्यायवाची होता है उलाहना, शिकवा या गीला, शिकायत। उलाहना शब्द के सेंस में व्यंग्य को लिखा था कि किसी को व्यंग्य मारना, ताना मारना, इस सेंस में, पर ये सही नहीं माना गया है, इसलिए मुझे आधा नंबर इसमें कटा है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। रचना, विध्वंस, मोक्ष, आगामी, विसर्जन। विसर्जन का गलत है, विसर्जन का विलोम आवाहन होना चाहिए इसमें, इसलिए 2 मार्क्स में 1.5 नंबर मिला है। निम्नलिखित वाक्यांशों के एक एक सार्थक शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जो छाती के बल पर गमन करता हो, उरग। दोस्तों इसमें उरग में ध्यान देते हैं तो कि उरग शब्द को ध्यान दीजिए। उर का मतलब होता है छाती और ग का मतलब होता है गमन करने वाला। तो छाती के बल जो गमन करता है उसको सांप बोलते हैं। वैसे तो हर वो जीव जो छाती के बल गमन करता है वो उरग होगा, जैसे क्रोकोडाइल भी है, और लेकिन ये उरग शब्द का संकुचन होगा, सांप के लिए यूज होता है अधिकतर। तो इसलिए इस सेंस में मैंने लिखा था, रात्रि में उर्गों से सांप सावधान रहना चाहिए या सांपों से सावधान रहना चाहिए। जो पृथ्वी के गर्भ का हाल जानता हो, भूगर्भ शास्त्री। मुक्ति की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखे। घृणा, प्रतिच्छाया, चित्रक और अपूप। ये 2 मार्क्स का प्रश्न था और उसमें मुझे 2 में 2 नंबर मिला है। अव्ययी भाव समास को परिभाषित करते हुए इसके 2 उदाहरण दीजिए। अव्ययी भाव समास ऐसे समासिक शब्द है जिनमें प्रथम पद प्रधान होता है,
इन्हें क्रिया विशेषण के तौर पर भी प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण आमरण, यथासाध्य। 2 मार्क्स का प्रश्न था, 1 नंबर मिला है। निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह करके समास के नाम लिखिए। 2 मार्क्स का प्रश्न था, इसमें 1.5 मार्क्स मिला है। तो आनंद मग्न का है, आनंद में मग्न। श्वेत पत्र, श्वेत रंग का पत्र। अष्ट अध्यायों का समूह, इसमें 1 तो गलत है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न था, 2 में 2 मार्क्स मिला है। अध्ययन, अधि प्लस अयन। शावक, शौ धन अक। उच्छिष्ट, उत धन शिष्ट। मध्वाचार्य, मधु धन आचार्य। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों को लिखिए। इसको मैंने प्रिपेयर नहीं किया था और तो जितना मुझे याद था उतना ही लिखा मैंने। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंदी में प्रयुक्त निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्दों की रचना कीजिए। अनु से बना है अनुराग और अनुगमन। परि से बना है परिधन अटन पर्यटन। परिधन आवरण पर्यावरण। ये 2 नंबर का प्रश्न था। इसमें एक पहले इवैल्यूएटर ने 1 नंबर दिया था, फिर डिप्टी एंड हेड इवैल्यूएटर ने 2 नंबर किए हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? आस और पन प्रत्ययों से एक एक शब्द की रचना कीजिए। 2 मार्क्स का प्रश्न था दोस्तों, 2 में 2 मिला है। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मीठा में धन आस, मिठास। अपना धन, पन, अपनापन। इसमें जो मीठा है वो विशेषण है, अपना जो है वो सर्वनाम है। तो इसमें आस और पन प्रत्यय लगा करके मैंने मिठास और अपनापन बनाया है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। लघुत्तर, लघुतर, घनिष्ठ। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था। 3 नंबर, मुझे 3 में 3 मिला है। घनिष्ठ का वो घनिष्ठ है, उपनिवेशिक नहीं होता, औपनिवेशिक है। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था है। प्रागैतिहासिक नहीं, प्रागैतिहासिक होता है। प्राग धन ऐतिहासिक। हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है। वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। 3 मार्क्स तक प्रश्न था, 2 नंबर मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न था, मुझे 3 में 3 नंबर मिला है। पलक पावड़े बिछाना, जोर शोर से स्वागत करना। मीठी चूरी छलाना, ऊपर से मीठी बातें करके धोखा देना। 7 घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। ये काफी आसान प्रश्न था। पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है? इसके अंतर को लगभग 100 शब्दों में उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था तो देख सकते हैं कि ये प्रश्न मैंने पूरा छोड़ दिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतेंदु युगीन पत्रकारिता विषय पर लगभग 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों की एक एक रचना का नाम लिखिए। गोपाल मिश्र, हरि ठाकुर, श्यामलाल चतुर्वेदी। ये 3 मार्क्स का प्रश्न था, 1 नंबर दिया है। वैसे तो ये तीनों जो राइटर है वो सही है, पर वो 2 नंबर किस लिए कटा है मुझे नहीं पता। रीति काल के नामकरण पर लगभग 100 शब्दों में सार्थक टिप्पणी लिखिए। 3 मार्क्स का प्रश्न था, इसमें 2 नंबर मिला है। ये आंसर आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा के कोई भी 3 प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखे। 3 मार्क्स का प्रश्न था, 2.5 नंबर मिला है। कबीरदास जी की बीजक है, गुरु नानक जी की जप्पू जी, रैदास जी की रैदास बाणी। ये एक अपठित गद्यांश है, इसको देख करके इसका शीर्षक और संक्षेप में 1/3 लिखना था, इसका सार। ये एक और दूसरा अपठित गद्यांश है। ये आप पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने कौन सा सही लिखा और कौन सा गलत लिखा है। अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश का एक उदाहरण पेश कीजिए। मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, छोड़ दिया था। कार्यालय आदेश से क्या आशा है? 2 मार्क्स का प्रश्न था, मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखा था, 1 मार्क्स मिले हैं। अगला प्रश्न है, मकान देने की सूचना संबंधी एक ज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। इसमें इमरजेंसी एक्सपेंडिचर का मुझे लगता है कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर आना चाहिए। बाकी ये मुख्तारनामा और अवकाश पीठ को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये एक इंग्लिश का पैसेज है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करना था। ये 5 नंबर का था जिसमें मुझे 4.5 नंबर मिले हैं। ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि मैंने ट्रांसलेशन कैसे किया है, क्या चीज़ सही किया है, क्या चीज़ गलत किया है। दोस्तों, जैसे कि हमने हिंदी के पेपर में मेरे RTI कॉपी के माध्यम से देखा कि मैंने क्या चीज़ सही की है और क्या चीज़ गलत किया है, उसको आप देख करके अपने में सुधार कर सकते हैं। 5 नंबर के 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े, 15 नंबर के क्वेश्चन ऐसे और 1-1 नंबर के 3-4 क्वेश्चन छोड़े हैं। ऐसे इसको राउंड फिगर में ले जाए तो लगभग 20 नंबर के मैंने शुद्ध क्वेश्चन छोड़े हैं। 80 में 57 नंबर मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक मार्किंग है। मैंने इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी में भी बहुत सारे पोर्शन
छोड़ा है उसको किसी और दिन उस पर बात करेंगे। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो इसे पसंद करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय को नीचे टिप्पणी करें।